जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 2025 में आए हो तो ये वीडियो सेव कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का आज डे 1 है और अगर आप लोग भी बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो तो सभी के लिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही कॉमन रहेगा। सभी को ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा और बीए वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट बीकॉम और बीएससी वालों के लिए थोड़ा सा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्यों दिया है सीओ। तो एक बात आप ही जानते हो, अगर आप लोग भारत में रहते हो तो अपने संविधान को समझना और पढ़ना एक अच्छा बात है, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि संविधान में लिखा गया है, संविधान होता क्या है अगर आप लोग भारत में हो तो। और ऑब्वियस सा बात है, आप लोग भारत से ही हो तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, भागना मत इस सब्जेक्ट से। कैसे क्या आने वाला है हम लोग जैसे आपको गाइड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो, पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस बहुत ही कम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग इस पार्ट को अगर पढ़ लोगे ना, देखो पहले तो हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है, उसके बाद हम लोग हर एक चीज पे बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे, सोवर्निटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, हर एक चीज पे बात करेंगे। लेकिन आर्टिकल से आपको स्टार्ट नहीं करना है कि आप लोग आए और आर्टिकल 1 से स्टार्ट कर दिए पढ़ना, आर्टिकल 1 होता क्या, आर्टिकल 2 क्या। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन देश आजाद हुआ उसके बाद तुरंत तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। इससे पहले जो ब्रिटिश राज कर रहे थे भारत में, उनका भी कुछ रूल्स था, उनका भी कुछ रेगुलेशन था, लॉ था, तो वो भी भारत फॉलो कर रहा था। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ, देन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके सिलेबस में है वो आप देख सकते हो। पहले 1858 से स्टार्ट किया गया, तो 1858 से ही हम लोग को भी पढ़ना होगा। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ इंडिया का, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप क्या आर्टिकल्स लिख सकते हो? नहीं, आपको पूरा लिखना होगा गवर्नमेंट एक्ट के बारे में सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले ये भी बता देते हैं मार्क्स पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आएगा, 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे वो 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और 25 मार्क्स का रहने वाला है तो 400 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। और ये 25 मार्क्स ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है 5 + 10 + 10, ठीक है। तो ऐसे करके आपका 2 मॉड्यूल आएगा, 2 आंसर लिखना होगा, लेकिन लेंदी रहने वाला है। तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना, जस्ट हमारा वीडियोस फॉलो करो, प्लेलिस्ट फॉलो करो, नोट्स को पढ़ना और आराम से। आपको नोट्स भी कहीं से परचेस नहीं करना होगा, हम लोग बुक से आपको बता रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी आपको परचेस नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट एडू क्लासेस को फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप लोग भी जानते हो, भारत में रहते हो तो ये चीज नॉर्मल सा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा रूल्स लिखा गया, लॉज लिखा गया, जो हम लोगों को मानना रहता है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, सभी को वो लॉज मानना है, रूल्स मानना है जो सेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारा ड्यूटीज क्या है, हमारा राइट क्या है, हमारा हक क्या है इस देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग मेरे से भी शायद ज्यादा जानते हो सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल सा बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यही लिखना है कि एक सेट ऑफ रूल्स है, लॉ ऑफ अ कंट्री, इट टेल्स अ गवर्नमेंट कैन डू व्हाट इज ड्यूटीज एंड व्हाट राइट द पीपल ऑफ अ कंट्री हैव। और इसके बाद बताएंगे कि यूएसए जैसे है और इंडिया, ये दोनों कंट्री का एक सिंगल बुक में ही आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह से अलग अलग लॉ आपका लिखा गया है। लेकिन यूएसए और इंडिया एक सिंगल बुक में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ये अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल सकते हो। और जो भी ये फर्स्ट सिंगल पेज में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आप अपने हर एक आंसर में अपना डाल सकते हो। तो आंसर लिखना भी आपको सिखा देंगे कि आपको आंसर को लेंदी कैसे करना है। तो ये सारा चीज लिख लेना। फिर लिखना कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड कहां से आया है। लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूअस, इसका मतलब होता है सेटअप, टू क्रिएट, बनाना, ठीक है, सेटअप करना, इंडिया में अपना लॉ रूल्स सेटअप करना। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख देना, एक पॉइंट ऐड करना इंट्रोडक्शन पार्ट में। कोई भी आप आंसर लिखते हो ना पेपर में, तो वहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट सभी में सेम होगा, तो ये पार्ट आपके लिए सारे आंसर का एक इंट्रोडक्शन बन जाता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का पहला बात आप लोग ये समझ लो, सभी लोग जानते होंगे 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। देन जैसे ही आजाद हुआ तो उसके बाद क्या होगा, सभी लोग डिमांड करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूल सेट होना चाहिए, वरना कोई भी कुछ भी करेगा, है ना।
तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जब ऐसा डिमांड आने लगा तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का फर्स्ट चेयरमैन जो बने वो BR अम्बेडकर जी बने, जो कि चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। देन अब आप लोग ये जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन एक बात समझ लो, जो एडॉप्शन डेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन डेट है वो अलग है। आप लोग जानते हो रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये आपका लागू हुआ इस दिन से। बट जो रिपब्लिक डे का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। तो ये चीज जान लो, अडॉप्ट कब हुआ, लागू कब हुआ, ये दोनों में डिफरेंस है। जब पूछेगा एडॉप्शन डेट तो आप लोग लिखोगे 26 नवंबर 1949, और पूछेगा लागू मतलब वो इफेक्ट में कब आया इंडिया में, लागू कब हुआ भारत में, तब 26 जनवरी 1950। उसके बाद आप लोग भी जानते हो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उससे पहले जो एक्ट था, जैसे कि अब 1947 में आजाद हुआ, उस समय से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ और जाके बना 1950 में। तो इस बीच में जो एक्ट चल रहा था वो चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटिश ने लाया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसने चलाया था? ब्रिटिश ने। तो ये आपका आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि क्या था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखो ये फर्स्ट डे है तो आराम आराम से सारा एक कहानी के तौर पे समझना। पहले तो इंट्रोडक्शन आप लोग होप समझ गए होंगे कि रूल्स है, रेगुलेशन है, ड्यूटीज बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यूएसए और इंडिया का एक बुक में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, लेकिन ब्रिटेन का अलग अलग पार्ट में लिखा गया। थर्ड पॉइंट क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड आपका लैटिन वर्ड है जो कि लिया गया है कॉन्स्टिट्यूट से, उसको क्या बोलते हैं? सेटअप बोलते हैं। देन अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में और क्या क्या ऐड कर सकते हो? इंडिया कब आजाद हुआ, इंडिया जैसे ही आजाद हुआ उसके बाद डिमांड आने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, रूल्स बनाया जाए, तो उसको बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाया गया जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर जी। उसके बाद अडॉप्ट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949। भारत में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और जो इस बीच में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था उस समय तक रिप्लेस किसको किया गया? जो एक्ट चल रहा था ब्रिटिश का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको रिप्लेस करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपका रहा इंट्रोडक्शन का पार्ट, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना। और जो भी आंसर आएगा ना तो आप लोग लेंदी बनाने के लिए इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर डालना, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छे से बने। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बुक में भी है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में ये सब ऐड हो सकता है, जो कि आपके बुक में आया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाने के लिए। कि देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों? क्योंकि हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो 1947 से बात है वो आपको बताना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो एक बात समझ लो, जो 1858 और 1957 का है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल बोलते हैं। और क्राउन रूल से भी पहले कौन सा रूल चलता था? द कंपनी रूल। कंपनी रूल आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम लोग समझाएंगे भी नहीं कंपनी रूल के बारे में, लेकिन हाँ दो रूल आपका चला था 1858 से पहले कंपनी रूल। लेकिन आपको बस इतना ही एरा के अंदर आपको पढ़ना है 1858 से लेकर 1947 के बीच में। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्ट से। तो देखो पूरा हम लोग समझाते हैं कि कंपनी रूल चल रहा था तो उसके बाद क्राउन रूल या ब्रिटिश एक्ट इन इंडिया क्यों लाया गया, ब्रिटिश एक्ट इन इंडिया क्यों लाया गया ये भी बताते हैं। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे मंगल पांडे वाला सीन हुआ था, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वहां स्टार्ट हुई थी लड़ना ब्रिटिश के खिलाफ, सबको युद्ध स्टार्ट कर दिए थे, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ना कि 1857 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था पूरा नॉर्दर्न पार्ट से। इसीलिए ब्रिटिश ने सोचा कि कुछ तो गलती हो रहा है ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक एक्ट को रेक्टिफाई किया, जो कि 1857 से जो पहले एक्ट चल रहा था उसको चेंज करने के हिसाब से 1858 में पूरा एक्ट बदल दिया और इस रिवॉल्ट को दबाव में डाल दिया। मतलब खत्म करने का एक कोशिश था ब्रिटिश का, वो हमेशा से रहा है ब्रिटिश का। तो वो ठीक है, तो 1857 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद ब्रिटिश को समझ में आया कि क्यों इतना बड़ा रिवॉल्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत 1858 में एक रिवॉल्ट लाया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि उसमें पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 आया। तो पहला पॉइंट आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ब्रिटिश क्राउन टुक कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। अब देखो
1600 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आया। किसके लिए आया? ट्रेड करने के लिए। आप लोग इतना भी जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए भारत आया था? ट्रेड करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, टैक्स लेने के लिए। लेकिन टैक्स लेते लेते इन्होंने पूरा कंट्रोल इंडिया का ले लिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? ब्रिटेन का, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये बात आप लोग शायद जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा राज्य था, पूरा कंट्रोल था। तो 1858 से क्या किया? 1858 से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव कर दिया। मतलब कि जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उसको रिमूव करके अब ब्रिटेन के अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल अब इंडिया का आ गया उसके अंडर में। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट रहा कि ब्रिटिश ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीका से 1858 में हटा दिया गया, जो कि 1857 के बाद एक्ट लागू हुआ। इंडिया बिकम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल्ड बाय द क्वीन। अब देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मीडिएटर बन के बैठा हुआ था, अब इसको रिमूव कर दिया गया। अब डायरेक्ट ब्रिटेन की क्वीन हैंडल कर रही थी इंडिया को। मतलब जो भी कंट्रोल हो रहा था, जो भी डिसीजन हो रहा था, वो ब्रिटिश की क्वीन पूरा कंट्रोल इंडिया का कर रही थी। जो भी ब्रिटिश की क्वीन डिसीजन लेगी वो इंडिया में लागू होगा। ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पूरा लिखा गया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, गवर्नर जनरल बिकम वाइसराय। 1858 से पहले क्या चलता था? गवर्नर जनरल के नाम से। ठीक है, एक सेकेंड, सब इरेज कर देते हैं देन। तो गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल 1858 से पहले जो बनते थे वाइसरॉय, जो गवर्नर जनरल थे, ये 1858 से पहले उपाधि जिसको बोलते हैं, जैसे आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस समय चलता था 1858 से पहले गवर्नर जनरल के नाम से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। इसको हटा दिया गया, मतलब इसको हटा के क्या लाया गया? वाइसराय। तो एक चीज याद रखना, वाइसराय किसको बना गया? लॉर्ड कैनिंग को। तो लॉर्ड कैनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो पूरा पूरा आप सिस्टम समझ सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव किया गया, देन क्वीन का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया इंडिया में, देन गवर्नर जनरल का जो उपाधि था उसको हटा के वाइसरॉय किया गया, और जो पहले वाइसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। अब देखो उसके बाद क्या किया ब्रिटिश ने ये किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिमूव किया। अब भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? तो सिंपल भाषा में आप लोग ये समझ लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये 1858 के पहले का बात बता रहे हैं। 1858 के पहले जो रूल चल रहा था ना, तो उसमें आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता था ब्रिटिश को, मतलब ब्रिटेन को, जो ब्रिटेन में क्वीन वो हैंडल करती थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करती थी। ये जो डुअल सिस्टम था ना गवर्नमेंट का, इसको कर दिया गया रिमूव। इसको रिमूव कब कर दिया गया? 1858 के एक्ट के अंडर में। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट में, मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंटेड इन ब्रिटेन। अब देखो, अब डायरेक्ट कंट्रोल कहां से हो रहा है? ब्रिटेन से कंट्रोल हो रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। बीच में अब कोई मीडिएटर नहीं है, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था मीडिएटर, अब मीडिएटर नहीं रहा। अब इसके बीच में बैठाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां अपॉइंट किया गया? ब्रिटेन में अपॉइंट किया गया। और इंडिया में कौन वाइसरॉय बने? लॉर्ड कैनिंग बने। अब देखो, लॉर्ड कैनिंग को तो इंडिया में बैठा दिया गया। अब लॉर्ड कैनिंग का समस्या कौन सुनेगा? लॉर्ड कैनिंग का समस्या सुनेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुनने के बाद वो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जाके इन्फॉर्म करेगा जो भी इश्यू है इंडिया का। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अपॉइंटमेंट हुआ ब्रिटेन में। तो ये चीज याद रखना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों बना? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसलिए बना कि जो भी इंडिया का बात है, जो भी वॉइसरॉय वहां के बोलेंगे, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग का जो भी बात है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुनेगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुनने के बाद वो जाएगा ब्रिटेन का जो भी क्वीन और किंग है उसके पास। फिर वो डिसीजन जो लेगा वो पूरा भारत में लागू होगा। तो ये सिस्टम चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और काउंसिल, जो ये काउंसिल बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उसमें 15 मेंबर थे। ये चीज याद रख लेना, 15 मेंबर थे। उसके बाद सेंट्रलाइज कंट्रोल फ्रॉम लंदन बिगेन। सेंट्रलाइज कंट्रोल फ्रॉम लंदन बिगेन का मतलब आप एक चीज समझ लो कि सेंट्रलाइज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब लंदन का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इंडिया पे। मतलब वहां की क्वीन डायरेक्ट कंट्रोल कहां कर रही है? इंडिया पे। तो ये चीज समझ लेना। स्टार्ट ऑफ ऑफिशियल ब्रिटिश राज। अब हो गया है ब्रिटिश राज का ऑफिशियल रूल, जो कि आप पढ़ते आए होंगे कि ब्रिटिश ने इतना राज किया। तो यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है एक तरीका का ब्रिटिश राज,
जो कि पूरा पूरा कंट्रोल हो रहा था लंदन से। तो ये बहुत बड़ा बात है कि ब्रिटिश ने इतना दिन तक हमारे ऊपर राज किया इसी कारण, क्योंकि लंदन से बैठ के इंडिया कंट्रोल हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और 1857 के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या चेंजेस किया। पहला चेंज, फिर समरी आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। पहला चेंज ये किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव किया गया आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर क्या किया गया, इंडिया बिकम द ब्रिटिश कॉलोनी रूल्ड बाय द क्वीन। इंडिया में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा था क्वीन का। देन गवर्नर जनरल का जो उपाधि था उसको हटा के क्या किया गया, वॉइस रॉय बोलना स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट वॉइस रॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज रिमूव्ड, वे आर रिमूव्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसा कि बताए थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्वीन ब्रिटेन इस्तेमाल करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का था। जो क्लैश होता था उसको रिमूव कर दिया गया। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, जो कि वॉइसरॉय जाके अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताएगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको जाके इन्फॉर्म करेगा, ब्रिटेन को इन्फॉर्म करेगा। और काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में थे, वो 15 मेंबर का था। सेंट्रलाइज कंट्रोल फ्रॉम लंदन, लंदन से पूरा डिसीजन लिया जा रहा था। स्टार्ट ऑफ ऑफिशियल ब्रिटिश राज। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या लिखा गया है, देखो इंडियन काउंसिल एक्ट, अब आप ही जानते हो टाइम के टाइम अनुसार हर चीज चेंज होता है, रूल्स चेंज होता है, लॉस चेंज होता है, अमेंडमेंट आता है। तो ब्रिटिश भी वैसा ही करता है। अब नया रूल क्या आया, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का आप लोग एक बार मतलब समझ लो, क्योंकि ये वर्ड बहुत आएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, पहले लेजिस्लेटिव समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, लॉ बनता है, मतलब लॉ होता है प्रोसेस में, ठीक है। सारा लॉ यहाँ पे बनता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, वहां पे एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब कि लागू करवाया जाता है। जैसे आज के समय में कोई भी रूल या लॉ अमेंड होता है तो बनता कहाँ पे है, वो आपका बनता है पार्लियामेंट में। देन एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे में लेजिस्लेटिव, जहां पे लॉ बनता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस कहां पे होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप लोग होप समझ गए होंगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब हम लोगों का गवर्नमेंट एक्ट ये कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स में बता दिया था, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो देखो अब ब्रिटिश ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस किया, जहां पे लॉ बनेगा, वहां पे अब लॉ बनेगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इंडियंस वेर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, नो रियल पावर। अब ब्रिटिश जानता था ये बात अच्छे तरीका से कि इंडियंस को कोई भी पावर नहीं देना है, जितना भी अच्छा पावर है वो सारा ब्रिटिश के हाथ में ही रहता है। और ये पावर कभी भी इंडियंस को नहीं दिया गया 1861 तक। और उसके बाद भी देखेंगे कि दिया गया, कब दिया गया। तो जो इंडियंस नॉमिनेट होते थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर के हिसाब से नॉमिनेट होते थे। नॉन ऑफिशियल क्यों, क्योंकि जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं ना उस समय के टाइम पे, वो डायरेक्ट ब्रिटेन से आते थे, मतलब ब्रिटेन से नॉमिनेट होके आते थे। और जो यहाँ पे नॉमिनेट होते थे वो वॉइसरॉय करता था, मतलब लॉर्ड कैनिंग थे तो लॉर्ड कैनिंग सिलेक्ट करते थे। तो इसीलिए नॉन ऑफिशियल मेंबर कहलाया गया। और नॉन ऑफिशियल के पास कोई भी रियल पावर नहीं था, मतलब उनके पास कोई भी पावर नहीं था। ये बात अच्छे से समझ लो कि नॉन ऑफिशियल क्या होता है, ऑफिशियल क्या होता है। पॉइंट में अपने ऐड कर सकते हो आराम से, ठीक है। पावर डिसेंट्रलाइज्ड, पावर क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, बांटा गया। प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का आप लोग ये बात समझ लो, अभी के टाइम पे जैसे मुंबई बॉम्बे स्टेट के वाइज में है, लेकिन प्रोविंस क्या था उस समय का, बॉम्बे मद्रास, मतलब कि एक बड़ा स्टेट को मिला के। हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पावर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे मद्रास गॉट लोकल पावर्स। तो इस पे बात कर रहे थे हम लोग। तो एक चीज देखो, अभी हम लोग का क्या चलता है, स्टेट वाइज चलता है, आप लोग भी जानते हो। जैसे अभी मुंबई, कोलकाता, तो उस समय प्रोविंसेस चलता था, मतलब एक बड़ा बड़ा पार्ट को लिया जाता था, बॉम्बे मद्रास ऐसे। तो उनको क्या किया गया, थोड़ा सा पावर दिया गया, गॉट लोकल पावर, ठीक है। रियल पावर नहीं, लोकल पावर। ब्रिटिश जानते थे कि इनको एकदम रियल वाला पावर नहीं देना है, जिससे कंट्रोल पूरा अच्छा पावर ब्रिटिश ही रखता था, ब्रिटिश ही पूरा रखता था। लोकल पावर जो था वो बॉम्बे मद्रास को दिया गया। वाइसरॉय गॉट पावर टू इशू ऑर्डिनेंस वैलिड फॉर 6 मंथ। अब देखो अभी के टाइम पे जैसे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू करते हैं, ठीक है,
उस टाइम पे, ऐसे कंपेयर नहीं कर रहे वाइसरॉय से प्रेसिडेंट का, बट एक तरीका का समझ लो, वाइसरॉय क्या करते थे इन इमरजेंसी केस, अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी केस होता था तो वो ऑर्डिनेंस पास कर देते थे, वो वैलिड होता था 6 मंथ के तक, ठीक है, 6 मंथ तक वैलिड होता था। 6 मंथ के बाद फिर से आपका एक कमिटी बैठेगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वहां तक फिर काउंसिल बैठेगा, देन डिसीजन होगा, जो भी ब्रिटेन की क्वीन होगी वो डिसाइड करेगी जो भी आपका ऑर्डिनेंस है उसको आगे रखा जाए या अभी उसको खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा है, तो आप ये पॉइंट पढ़ लेना कि वाइसरॉय गॉट पावर टू इशू ऑर्डिनेंस वैलिड फॉर 6 मंथ इन केस ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट स्टेप टू इंक्लूड इंडियंस इन गवर्नेंस, ठीक है। यहां पे क्या हुआ इस इंडियन काउंसिल एक्ट में, यहां पे पहली बार इंडियंस को मौका दिया गया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर बनने का। तो आप ये भी एक तरीका का समझ लो, ये तो आपको लिखना ही लिखना है पॉइंट में, लेकिन एक तरीका का एज अ नॉलेज समझ लो कि इंडियन काउंसिल एक्ट में इंडियंस को मौका दिया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे। उसके बाद अब 1861 से लेके 1892 में फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया, कुछ रूल्स चेंजेस हुआ, कुछ रेगुलेशन चेंज हुआ। अब क्या हुआ, इंक्रीज्ड नंबर मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां पे अब नंबर को क्या किया गया, इंक्रीज किया। लेजिस्लेटिव मतलब इंडियंस का अब धीरे धीरे जो मेंबर का है ना उसको बढ़ाया जा रहा है, बट अभी भी 1892 तक भी इंडियंस को नॉमिनेट किया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन से, मतलब बाय लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटी। और एक बात आप लोग समझ लो, आप लोग सोच रहे हो कि नॉमिनेट किया हुआ इंसान, वो लोग तो मतलब जो उनका माइंडसेट होगा वो तो एकदम क्लियर होगा, इंडियंस के हिसाब से होगा, नहीं। जो उस टाइम पे वो लोग ब्रिटिश इलेक्ट करते थे ना इनडायरेक्ट इलेक्शन से या कैसे भी इलेक्ट करते थे, वो सब पूरा मतलब समझ लो ब्रिटिश का ही, मतलब जो ब्रिटिश बोल रहा है वही सही है, जो ब्रिटिश कर रहा है वही सही है, ऐसे लोग इलेक्ट होते थे। कोई भी ऐसे नोबल पर्सन जो रहते थे वो ऐसे ही रहते थे, पूरा चाटुकर्ता वाले, कि पूरा ब्रिटिश का ही जो बोल रहा है वो सही है, ठीक है। तो जो नॉमिनेट होते थे ऐसे ही मेंबर नॉमिनेट भी होते थे उस टाइम में जब ब्रिटिश का राज होता था। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडियंस अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, नो फॉलो अप और डिबेट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर देते हैं पहले और आपको बताते हैं। 1892 में क्या होता था, इंडियंस को पहली बार अलाउ किया, मतलब इंडिया में ही राज कर रहा है ब्रिटिश और इंडिया को ही अलाउ किया जा रहा है कि अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछोगे जो सामने से रिप्लाई आएगा उस पर तुम डिबेट नहीं कर सकते। मतलब कि समझ सकते हो कितना भयंकर वाला पॉलिटिक्स ब्रिटिश खेल के जा रहा है हमारे इंडिया से। तो 1892 में ऐसा हमारे साथ किया करता था ब्रिटिश, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन पूछो लेकिन उस पर डिबेट तुम नहीं कर सकते, मतलब उसका सवाल जवाब तुम वहां नहीं कर सकते। ये 1892 का था। फिर उसके बाद डिस्कस बजट बट नो वोटिंग पावर, इंडियंस को दिया गया पावर कि तुम डिस्कस कर सकते हो बजट के ऊपर, इंडिया के बजट के ऊपर तुम डिस्कस कर सकते हो, बट कोई भी तुम्हारा वोटिंग पावर नहीं रहेगा, ठीक है। 1892 का बात कर रहे हैं, ये बात याद रखना, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। तो डिस्कशन बजट बट नो वोटिंग पावर, आप डिस्कस करो बट कोई आपका वोटिंग पावर नहीं है इंडियंस को, स्टिल नो पावर गिवन टू इंडियंस। अभी तक मतलब 1861 1892 अभी तक इंडियंस को कोई भी मेजोरिटी वाला मतलब रियल पावर नहीं दिया गया। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले उस समय के क्या थे आपका बता देते हैं। मोर्ले उस समय के थे आपके मिंटो तो थे आपके वाइस रॉय और मोर्ले थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो थे आपके वाइस रॉय। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना कि मोर्ले मिंटो क्यों नाम दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, इसीलिए दिया गया कि उस समय के मिंटो जो थे वो थे वॉइस रॉय और जो मोर्ले थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये चीज याद रखना। अब 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में फिर बदलाव लाया गया और इसमें क्या लाया गया, इसमें भी इलेक्शन लाया गया, मतलब लिमिटेड, अभी तक लिमिटेड ही का खेल चल रहा है और इनडायरेक्ट, मतलब जो यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है ना, मतलब समझ लो उन मेंबर को ही दिया जाता था, उन मेंबर को ही इलेक्ट किया जाता था जो ब्रिटिश के हित में ही हमेशा रहते थे। वो किसी मतलब किसान के बारे में सोचना, वैसे कोई लोग वहां नॉमिनेट होके नहीं जाते थे कि कोई नीचे वाले लोअर क्लास वाले लोगों का सोच के कुछ डिसीजन ले पाए। वहां पे ऐसे लोग नॉमिनेट होते थे जो हमेशा ब्रिटिश को ही सही मानते थे और सही मतलब जो भी ब्रिटिश करता वो सही है, वैसे लोग ही वहां नॉमिनेट भी होते थे ऐसे इलेक्शन में। इसीलिए हमेशा यहाँ देखो इनडायरेक्ट का यूज हो रहा है, डायरेक्ट अभी तक कुछ भी नहीं, इनडायरेक्ट मतलब वॉइसरॉय इलेक्ट करता है। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटमेंट टू वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसमें ये बहुत बड़ा बात है, इस 1909 में पहली बार वॉइसरॉय
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इलेक्ट हुआ पहला इंडियन, मतलब पहला इंडियन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इलेक्ट हुआ, जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, तो 1909 में बहुत ही भयंकर ये चीज हुआ कि फर्स्ट इंडियन अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र नाथ सिन्हा का एक एंट्री हुआ। तो समझ रहे हो कितना मतलब खुशी हुआ होगा उस समय कि इंडिया के पहले अपॉइंटमेंट वॉइसरॉय बन रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो अच्छा है। उसके बाद देखो पॉइंट, मोर इंडियन एडेड टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल, और इंडियंस को भी ऐड किया गया। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोलेट फॉर मुस्लिम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब देखो अभी भी ये डिवाइड एंड रूल अभी भी पाकिस्तान फॉलो करता है, जैसे पहले ब्रिटिश फॉलो करता था। तो ये चीज आप लोग समझ लो कि सेपरेट इलेक्ट्रोलेट फॉर मुस्लिम क्या किया। अब देखो आप 1909 थोड़ा सा अगर हिस्ट्री 7-8 में पढ़े होगे तो 1909 से आप थोड़ा समझ रहे होगे मुस्लिम लीग बैकग्राउंड का खेल चल रहा होगा। उस समय मुस्लिम लीग भी फॉर्म हुआ था, उस समय थोड़ा सा यूनिटी का बात चल रहा था, बैकग्राउंड का पॉलिटिक्स बहुत भयंकर लेवल का चल रहा था। ठीक है, तो 1909 के समय ही, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आ गया, बट हिस्ट्री में भी आप जाओगे ना तो 1909 का जो ईयर है उस समय भी बहुत भयंकर लेवल का पॉलिटिक्स चल रहा था बैकग्राउंड में, कि उस समय मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ, फिर वहां पे यूनिटी का बात हो रहा था हिंदू मुस्लिम का। तो ब्रिटिश उस बात को समझ गया था कि अगर हिंदू मुस्लिम ये लोग सब यूनाइट हो गए ना तो ब्रिटिश के लिए बहुत खराब होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सेपरेट इलेक्ट्रोलेट। अब इसमें क्या हुआ सेपरेट इलेक्ट्रोलेट में, मतलब जो मुस्लिम कैंडिडेट, मतलब उन्होंने ऐसा बांट दिया हिंदू मुस्लिम को कि हिंदू को जो चाहिए वो अलग है, वो मुस्लिम को जो इंसान जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मुस्लिम का वो अलग होना चाहिए, दोनों को अलग बांट दिया। मतलब मुस्लिम का हित में जो लड़ेंगे उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, हिंदू कोई या सिख कोई वोट नहीं कर सकता, मुस्लिम लीडर को सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, ऐसा आप लोग समझ लो। इसीलिए इसको दिया गया नाम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये सिर्फ था मुस्लिम के लिए कि मुस्लिम को ही वहां से लीडर लड़ा और सिर्फ इसको वोट कौन दे सकता है, सिर्फ दे सकता है मुस्लिम पीपल। ठीक है, तो देखो यहां से ही स्टार्ट हो गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आज भी पाकिस्तान इसको ही फॉलो करता है। जब भी भारत में कभी भी यूनिटी का बात आता है ना तो इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसा रूमर्स पाकिस्तान वाले फैलाने लगते हैं और इंस्टाग्राम में जाके हिंदू मुस्लिम का लड़ाई खुद में ही सब कोई आपस में करते हैं। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अभी तक चलते आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज 1909 से स्टार्ट हो चुका था, जो ब्रिटिश इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा था। तो ये चीज समझो कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब जो पॉलिटिक्स है यहाँ का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा जब आप नोट्स बाद में पढ़ोगे या याद करोगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आप समझ गए होंगे क्या क्या हुआ। और लास्ट पॉइंट, इंडियंस वुड डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन, स्टिल लिमिटेड पावर। अभी भी यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, बजट के ऊपर पूछ सकते हो, बट स्टिल लिमिटेड पावर, ये बात याद रखना। 1909 तक इंडियंस को अभी भी सिर्फ आप डिस्कशन तक ही हो, क्वेश्चन तक ही हो, आप डिबेट नहीं कर सकते हो, कोई भी सवाल जवाब ब्रिटिश से नहीं कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब आ गए हम लोग 1915 पे। अब इस पे क्या हुआ देखते हैं। देखो अब इसको हम लोग कॉन्सिडरेट जितना भी पीछे हमारा एक्ट ये सब लागू हुआ ना, अब सबको एक फॉर्म में लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया गया और उसको इजी प्रिपेयर किया गया कि अब एक रहेगा, सबको जोड़ के 1958 में एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे बनाया गया। तो 1915 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रखो कि 1915 में क्या हुआ, सारे एक्ट मतलब पिछले जितने भी एक्ट है उसको बना के एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लाया गया। उसके बाद एक्ट आता है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों है, तो उस समय भी वैसा ही था कि एक जन आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एक जन वॉइस रॉय थे, इसीलिए उनका नाम पे ही एक रिफॉर्म रख दिया गया। और ये किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919, यहाँ का खेल है। आप लोग समझ रहे होगे, बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं सब कुछ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट पे हमारा बात हो चुका, इंडियन काउंसिल एक्ट पे बात हो चुका, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे बात हो चुका। अब देखो 1919 पे भी बात करेंगे, देन 1935 में बात करेंगे। तो बुक्स के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे और जैसे जैसे आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको भी ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, नहीं 1919 में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी को इन प्रोविंसेस। देखो डायरकी क्या होता है, डायरकी मतलब होता है कुछ दो पार्ट में बांट दिया गया, मतलब कुछ रिजर्व सब्जेक्ट और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या हो गया,
रिजर्व सब्जेक्ट दो चीज में बांट दिया ब्रिटिश ने कि रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो ब्रिटिश संभालेगा और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो इंडियन संभालेगा। तो देखो आप ब्रिटिश के तौर पे सोच सकते हो ब्रिटिश इंडियंस को क्या देगा, जो कम लेवल का पावर है वही देगा, है ना। तो जितना भी रिजर्व सब्जेक्ट है ब्रिटिश ने पुलिस फोर्स सारा कुछ अपने फॉरेन अफेयर्स वाला चीज सब कुछ ब्रिटिश ने अपने पास रखा रिजर्व सब्जेक्ट में। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जैसे कि हो गया आपका एजुकेशन से रिलेटेड बात या कोई डिपार्टमेंट कोई ट्रांसपोर्ट की रिलेटेड बात सारा इंडियंस को दे दिया गया कि आप संभालो 1919 में। तो 1919 तक आप समझ रहे हो कि अभी भी इंडियंस को पूरा पावर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज रहा ब्रिटिश का कि ब्रिटिश हमेशा से ही अपना मेन जो है उसका मकसद वो हमेशा फुलफिल करते आया। एक्सपेंडेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ मोर इंडियंस, अब जैसा कि इंडियंस को लिया जा रहा था अभी और इंडियंस को वहां पे लिया गया। लिमिटेड वोटिंग राइट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी इनकम एंड एजुकेशन। अब देखो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हो रहे थे और जो वोटिंग हो रहा था ना वहां पे, अब वोटिंग में भी ब्रिटिश ने एक सिस्टम लगा दिया था। वोट वही लोग दे सकते हैं ना जिनके पास लैंड अच्छा खासा हो, जिनके पास एजुकेशन हो, जिनके पास इनकम हो। तो कहाँ का ये भी तो एक तरीका का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हुआ, बट हम लोग इसको डायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं, पहली बार हुआ था। तो आप समझ रहे हो वोटिंग भी ऐसे हिसाब से लिया जा रहा है जिसके पास इनकम अच्छा हो, प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन हो। मतलब कि जो किसान लेवल के आदमी है ना उनको वोटिंग का कोई राइट यहाँ नहीं दिया गया। उसके बाद का जो पॉइंट आता है कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये तो था ही, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था कि मुस्लिम का वोट सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर हैड सम पावर, सेंट्रल कंट्रोल स्टेड विद ब्रिटिश, वही सब छोटा मोटा मिनिस्टर को थोड़ा सा पावर दिया गया, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट बट रियल पावर स्टेड विद ब्रिटिश। अभी तक 1919 तक पूरा पावर ब्रिटिश के हाथों में था, अभी तक इंडियंस के हाथ में वैसा पावर नहीं आया। अब आता है इतने लंबे टाइम के बाद 1990 के बाद 1935 में जहां पे बात उठा 1935 में बात उठा प्लान ऑल इंडिया फेडरेशन नॉट इम्प्लीमेंटेड। देखो अब प्लान किया गया 1935 में कि जितने भी, देखो पहले क्या होता था ना, पहले राजा लोग भी रहते थे हमारे भारत में। आप जैसा कि जानते हो कि प्रिंसली स्टेट से प्रसिद्ध था पहले कि प्रिंसली स्टेट में राजा लोग का राज चलता था और जहां पे राजा लोग नहीं थे वो नॉर्मल स्टेट में आते थे। तो जहां पे प्रिंसली स्टेट वाले थे ना, जैसे हैदराबाद हो गया आपका, फिर जम्मू कश्मीर में बहुत जगह प्रिंसली स्टेट थे, तो सभी को बोला गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। लेकिन ये फुलफिल मतलब ये जो मोटो था ये पूरा तरीका से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे ना, जहां के जैसे मान लो हैदराबाद में आप लोग भी जानते थे पहले राजा लोग रहते थे, राजा लोग का वहां था, जो भी निजाम उजाम थे वहां के, वो लोग नहीं माने, बोले कि हम क्यों आए ऑल इंडिया फेडरेशन में, हम क्यों यूनाइट हों, क्योंकि हम यूनाइट हो जाएंगे तो मेरा जो राजा है वो तो खत्म हो जाएगा ना, वो तो राजा है, वो तो पूरा अपना स्टेट को राजा के तौर पे चला रहे हैं, तो हम इंडिया फेडरेशन में ज्वाइंट हो जाएंगे तो मेरा क्या फायदा है, मेरा तो जो बेस है वो तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रिंसली स्टेट के जितने भी राजा थे वो लोग ऑल इंडिया फेडरेशन में ज्वाइन नहीं किए, इसीलिए ये इंप्लीमेंट भी 1935 में नहीं हो पाया। तो ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। शायद छोटा मोटा डाउट आ सकता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो उसके बाद एंडेड डायरेक्टली इन प्रोविंसेस, जो आपको पहले पता है कि रिजर्व सब्जेक्ट था, ट्रांसफर सब्जेक्ट था, इसको किया गया एबॉलिश 1935। अब आजादी के हम लोग बहुत करीब आ रहे हैं, 1935 आ चुका है, तो अब इसको किया गया एबॉलिश कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स को, ट्रांसफर सब्जेक्ट को। फिर पूरा तरीका से खत्म नहीं किया, पूरा बात समझो, पूरा तरीका से खत्म नहीं किया। इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एट सेंटर नॉट इम्प्लीमेंटेड, फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों का ऐसा था कि डायरेक्टरी वाला जो था वो चल रहा था उस समय, इतना भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी पावर था अभी भी ब्रिटिश के हाथों में था, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद वहां पे बाय कैमुलर लेजिस्लेचर बनाया गया, जैसे कि अभी आपका जानते हो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उस समय भी काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, फेडरल असेंबली बनाया गया। कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मोर ग्रुप, जैसा कि आपको पहले बताएं कि मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाया गया, वैसा ही अदर रिलीजन के लिए, सिख हुआ, ठीक है, क्रिश्चियन हुए, उन लोगों के लिए भी सेपरेट, मतलब जो सिख के लीडर हैं वो सिख के पीपल ही वोट कर सकते हैं, जैसा कि पहले मुस्लिम में था। तो ये फिर 1935 में ले आया। एक बात देखो,
जब भी सब यूनाइट होने का कोशिश की है ना, ये ब्रिटिश हमेशा उससे खेला है, हमेशा डिवाइड और रूल पॉलिसी का उपयोग किया है। तो ये चीज हमेशा से चलता आया है। तो ये चीज देखना, इसी के बीच 1935 के बीच ही इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कुछ कुछ ब्रिटिश ने बहुत कुछ खराब किया, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी किया, बहुत कुछ इंडिया को सिखाया भी, बहुत कुछ दिया भी। तो ज्यादा मैक्सिमम खराबी किया था, बट हाँ उस समय के टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, पब्लिक सर्विस कमीशन बना, डिवाइड पावर इनटू फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। ये हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि ये तीन चीज क्या है, ठीक है। तो इस पे हम लोग आगे जाके आराम से बात करेंगे। देन आते हैं लास्ट पार्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब हम लोग लास्ट के पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट अब आया इंडिया का इंडिपेंडेंस। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वेट, हाँ, तो जहां पे हम लोग डिवाइड पावर जो फेडरल था ना, इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। ये फेडरल में आ जाता है सेंटर का पावर, सेंट्रल पावर, प्रोविंशियल में अभी जो स्टेट पावर है वो, और कॉन्करेंट में बोथ, मतलब दोनों का जो पावर है, ठीक है। तो एक क्विक समरी ले लो कि द 1935 एक्ट गेव मोर पावर टू प्रोविंसेस, प्लान्ड अ फेडरल सिस्टम, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये बनाया गया, डिवाइड किया गया पावर्स को, ठीक है। बट रियल फ्रीडम वाज स्टिल नॉट गिवन टू इंडियंस। अभी तक इंडियंस को फ्रीडम नहीं मिला, ठीक है। अब देखो, अब आता है रियल इंडिपेंडेंस का बात, जहां पे इंडिया होता है इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 1947 इंडिया हो जाता है इंडिपेंडेंट। एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्रिएटेड टू नेशन, इंडिया और पाकिस्तान। यहां पे ब्रिटिश ने बहुत बड़ा खेला खेला है, आप लोग ध्यान से सुनना। बोथ बिकम डोमिनेंट स्टेट विथ सेल्फ रूल। ब्रिटिश ने साफ साफ बोल दिया था कि आप लोग अपना सेल्फ रूल कर सकते हो। और अभी के लोग भी सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान को क्यों अलग किया। उस समय का टाइम ना बहुत मतलब सीरियस हो चुका था, कंट्रोल करने का कुछ हालात नहीं था, इतना राइट फैल गया था पूरे देश में। एक जगह राइट फैलता तो कोई बात था, बट पूरे देश में राइट फैल गया था, जिससे कांग्रेस को भी डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अब लोग वहां के मान ही नहीं रहे, अब कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज रहा जिससे कांग्रेस को ये डिसीजन लेना पड़ा और मानना पड़ा। लेकिन यहाँ भी एक ब्रिटिश ने खेल दिया। अब देखो, उस समय जो गवर्नर जनरल थे 1947 में ही गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट हुए थे इस कंट्री का, माउंटबेटन फॉर इंडिया। अब इन्होंने क्या बोला, एक चीज याद रखना, प्रिंसली स्टेट अलाउड टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। जैसे कि हैदराबाद और भी प्रिंसली स्टेट था, आप लोग गूगल करके चेक करना, ठीक है। हैदराबाद, अब इन्हें बोल दिया गया इंडिया पाकिस्तान दो जगह डेट दिया गया, लिमिटेशन दिया गया कि इतने दिनों में आपको अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया में आप रह सकते हो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। अगर आपको पाकिस्तान में जुड़ना है तो आप पाकिस्तान में जुड़ सकते हो। तो सोच रहे हो, अगर हैदराबाद का जो निजाम है वो मुगल है, वो चाहता था पाकिस्तान में जाके जुड़ने का, बट इंडिया का पार्ट कैसे जाके पाकिस्तान, मतलब कंट्रोल करना इंडिया को कितना मुश्किल होगा। हैदराबाद कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, पाकिस्तान यहाँ पे, तो कंट्रोल करना सोच रहे हो, यहाँ का हैदराबाद कैसे जाके पाकिस्तान में जुड़ सकता है। लेकिन माउंटबेटन ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया था, जहां पे कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ा इंडिया को भी, जहां पे लाला लाजपत राय वो क्या बोलते हैं, वहां पे फिर इंडिया ने वो किया, हैदराबाद पे जाके पुलिस लाठीचार्ज जो हुआ था वहां पे, तो वो आप देखना, जाके सर्च करना, उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ लेना कि प्रिंसली स्टेट को अलाउ कर दिया गया कि आप लोग जाओ, आप पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हो पाकिस्तान में जुड़ो, इंडिया में जुड़ना चाहते हो तो इंडिया में। तो इंडिया में लास्ट में तो सब आके जुड़े, बट हाँ बहुत थोड़ा सा था वहां पे कंट्रोवर्सी था। तो ये हुआ आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1947 के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना स्टार्ट हुआ। तो वो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका यहां तक बात पूरा कवर हो चुका होगा कि गवर्नमेंट एक्ट में क्या था, गवर्नमेंट एक्ट 1947 में क्या था। आप अच्छे से अगर रीड करोगे ना कि रेड क्लाइव जो अभी ब्रिटिश जो बॉर्डर है हमारा उस किसके नाम पे था, तो आप लोग पढ़ोगे जब, तब आराम से आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडिया को आजादी मिला, ठीक है। तो ये चीज देख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन अचानक से नहीं बना, उसको बनाने में थोड़ा सा ब्रिटिश का भी रोल था। जो एक्ट पहले से चल रहा था तो वो फॉलो हो रहा था, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक ये एक्ट आपका फॉलो हो रहा था, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। देन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आपका अडॉप्ट हुआ, लागू हुआ, इसको एबॉलिश किया गया, फिर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 को रखा गया। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। और ये चीज आपको बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट आता है, क्वेरी आता है,
तो कमेंट करके हमें बताना, लाइक करना, ठीक है, और अपने हर एक दोस्त को शेयर करना। अगर मेरे से कुछ गलती भी हो गया होगा तो माफ करना, कमेंट में रेक्टिफाई कर देना, इंसान है, गलती हो सकता है। लाइक शेयर और अपने दोस्तों को जो भी बीकॉम या बीएससी कर रहे हो आराम से शेयर करना, लाइक करना। और एक बात बताते हैं, बीकॉम का आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स सब कुछ स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट 2 क्लासेस में, तो आप लोग आराम से हमसे कांटेक्ट करो, क्लास परचेज करो और स्टार्ट कर दो अपना पढ़ाई, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पे ही क्लास लेंगे। ये रहा आपका नंबर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और क्लासेस का डिटेल चाहिए तो सारा डाउट आपको इस नंबर पे क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट करके हमें बता देना।